अब हम गाउस की रिमेनिंग एप्लीकेशंस को कुछ पढ़ते हैं। इससे पहले अब हम एक टॉपिक देखते हैं, क्योंकि अब जो एप्लीकेशंस होंगी वो बेसिकली कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के साथ होंगी, जिसे हम नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में या चार्जिंग के बाद किस तरह से बिहेव करते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले चार्जिंग की। तो आप जब चार्ज करते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो नॉन कंडक्टर हो, इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है। अब मटेरियल अलग अलग होगा तो बिहेवियर भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हमने जैसे बात करी, एक स्पेयर ले लिया हमने, सॉलिड स्पेयर। इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाकर रख दिया। इसको मान लेते हैं ई आउट। अब जैसा बेसिकली हम जानते भी हैं कि कोई भी स्पेयर होगा, कंडक्टर है चाहे वो प्लेट हो, इन सबके पास इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई इसके पास सॉलिड स्पेयर है जो अपना कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री, बहुत सारे होंगे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भाई इनको यहाँ पर बड़ा प्लस और बड़ा माइनस टर्मिनल दिख रहा है, तो इसके पास जो नेगेटिव एलिमेंट होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा, वो सारा का सारा क्या करेगा, इस तरफ दौड़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा एक तरह से। और प्लस टर्मिनल जो इसका होगा, प्लस वाले चार्ज, वो सारे क्या करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल को देख के यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, ये फ्लो ऑफ चार्ज जो है, इसके चलने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की वजह से, पॉजिटिव टर्मिनल के इधर जाने की वजह से, या पॉजिटिव चार्ज के इधर जाने की वजह से, नेगेटिव चार्ज के इधर जाने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगा इसके अंदर भी, जिसे हम बोलते हैं ई इन। जिसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। अच्छा, बाहर वाला कैसे, ऐसे। अंदर वाला कैसे, ऐसे। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो हमसे पूछा गया इस स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन कब तक मूव करेंगे, तो हमने कहा जब तक इसका रिजल्टेंट जो है, अंदर वाले का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। अच्छा, जीरो कब होगा, जब ई आउट किसके बराबर हो जाए, ई इन के। समझ में आ रही बात। ये फ्लो तब तक चलता रहेगा चार्जेस का इस स्पेयर के अंदर, जब तक कि यहाँ का और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ना हो जाए, बाहर वाला और अंदर वाला। भाई चार्जेस को जब तक बाहर वाला बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा तब तक वो तो तोड़ेंगे, मगर जब वो यही कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि बाहर वाला ज़्यादा है कि अंदर वाला ज़्यादा है, तब वो क्या सोचेंगे, जहाँ हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। एक तरह से हम थिंकिंग ये सोच सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जाके चार्जों का जो फ्लो होगा, जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं स्पेयर के अंदर, वो सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस केस में हमें फील होता है कि सारा का सारा जो चार्ज है वो इस स्पेयर के सरफेस पे है। समझ में आ रही बात। मतलब एक तरह से यूँ समझ लीजिए, जो सॉलिड स्पेयर है ना, वो भी होलो स्पेयर की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ हमें कुछ फील ही नहीं होगा कि चार्ज है। तो चार्ज नहीं होगा तो हमारे हिसाब से तो ऐसा ही मान लो, जो सॉलिड स्पेयर जो है वो क्या एक होलो स्पेयर है। समझ में आ रही बात। अब इसी चीज़ को अगर मैं मान लो किसी नॉन कंडक्टर स्पेयर के साथ कर देता, तो इसके इसके अंदर क्या होता, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एटम के पास इलेक्ट्रॉन है ना, वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं जैसे वो ना फ्री चार्ज की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हुआ, हम पर डिपेंड करेगा, कैसे कि वो यूनिफॉर्मली होगा या नॉन यूनिफॉर्मली। तो हम तो ये मानेंगे जैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, पूरे वॉल्यूम में इक्वली चला जाएगा। ये जो इक्वली है वो हम मान रहे हैं, जरूरी नहीं है इक्वली होगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, नेगेटिव चार्ज आ सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो ये भी क्या करेंगे, अब चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको इस स्पेयर में नेगेटिव चार्ज चाहिए तो पॉजिटिव को ग्राउंड कर लीजिए, और पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव को ग्राउंड कर लीजिए। जैसे आप इसको ग्राउंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से इस तरह से बिहेव करेगा। जैसे आपने नेगेटिव ग्राउंड कर दिया तो पूरी सरफेस पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये तो सॉलिड की बात हो गई। मैं अगर मान लो होलो स्पेयर हो तो क्या होगा, ये दोनों क्या है, होलो स्पेयर। होलो स्पेयर, ये कंडक्टर और ये नॉन कंडक्टर। भाई होलो स्पेयर अगर नॉन कंडक्टर देखो तो इसके पास तो वॉल्यूम है ही नहीं, अंदर से ही खाली है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे। अब इक्वली होगा या नहीं होगा वो हम पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात। कंडक्टर के अंदर बात करें तो ये भी अंदर से खाली है, तो इसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कंडक्टर चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, दोनों की हरकतें एक जैसी है। और नॉन कंडक्टर होलो हो
चाहे कंडक्टर सॉलिड हो चाहे होलो हो, इन तीनों का बिहेवियर कैसा है, एक जैसा ही। समझ में आ रही बात। तो ये एक तरह का ही बिहेवियर शो करेंगे, जबकि नॉन कंडक्टर अगर सॉलिड की बात करें तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अलग बिहेव शो करेगा। अब गाउस की एप्लीकेशंस में हम देखते हैं ये किस तरह से बिहेव शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सरफेस। हमने एक सरफेस देखी इनफाइनाइट लेंथ की, ठीक है, अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने इसका एक छोटा सा पोर्शन मान लिया जिस पर क्या हुआ, हमने इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी ले सकते हैं, हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। हमने माना इस सरफेस से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हर बार की तरह पहले हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये पॉइंट ओ ले लेते हैं हम। तो ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो मैंने क्या करा, इस ओ से सेम एरिया के सिमेट्री दो एरिया ले लिए हमने। इस ओ पॉइंट से क्या करा, सिमेट्री दो एरिया ले लिए। मैं मान लेता हूँ जैसे इसको DA1 इसको मान लेते हैं हम DA2। ये क्या है, सिमेट्री पर है। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पर ऐसे, इसको यहाँ मान लेते हैं। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पर ऐसे। भाई ये DA1 है तो इसको मान लेते हैं DE1, इसको मान लेते हैं DE2। भाई छोटे छोटे एरिया तो छोटा छोटा इलेक्ट्रिक का फील्ड। अच्छा, इसके हम क्या मान लेते हैं, जैसे ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा मान लेते हैं। तो ये भी कितना, थीटा। भाई ये डिस्टेंस अपनी इक्वल है ना, सिमेट्री पर लिए हुए हैं, तो इक्वल डिस्टेंस है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके फैक्टर कर लूँगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, अगर देखा जाए तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो अगेन इनके DE साइन थीटा जो एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, मेरे पास बचेगा DE2 कोस थीटा और DE1 कोस थीटा। तो अगर देखा जाए सिमेट्री पॉइंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ है, OP के अलोंग। वो क्या है, अलोंग दी OP। तो OP के अलोंग अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पर, ये पता करते हैं। अब इसको करने के लिए हमने क्या करा, एक इनफाइनाइट एरिया का जो प्लेन था इसमें से एक छोटा सा एरिया ले लिया मैंने, ABCD, जिस पे क्या है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इसके सेंटर पॉइंट से हमने क्या करा, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अगेन वही कंसेप्ट, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले सिमेट्री गाउसियन सरफेस पे लेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो इस P पॉइंट पे जो अच्छे से अगर समझ में आया तो इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम सोच सकते हैं। तो इस चार्ज की वजह से अगर सोचना चाहते हैं हम, तो हम क्या करें, यहाँ पर इसको इनक्लोज कर लें। तो इसको इनक्लोज करने के लिए अब हम क्या फील कर सकते हैं, तो इस पूरे सरफेस को कवर करने के लिए हम छोटे छोटे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, सिलेंडर। तो मैंने क्या करा, एक A क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया यहाँ पे। A क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या है, सिलेंडर। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा कुछ। अब इसकी खासियत क्या है, ये जो सिलेंडर है ये इस प्लेन के बिल्कुल बीचों बीच है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये प्लेन भी इसके बीचों बीच है और ये सिलेंडर भी इसके बीच में। एक तरह से मान लीजिए जैसे ये जितनी डिस्टेंस R है ना, उतनी डिस्टेंस क्या है यहाँ पर भी R डिस्टेंस पर इसको रखा हुआ है। अच्छा, अब इस सिलेंडर को अगर देखा जाए तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम इस गाउसियन सरफेस को बेसिकली अगर हम देखना है या समझना चाहें तो हम कह सकते हैं ये गाउसियन सरफेस ऑलरेडी 3 डिफरेंट सरफेस से मिलकर बनी हुई है। एक तो ये
प्लेन हो गया, एक ये अपनी प्लेन हो गया, तो एक प्लेन ये, एक प्लेन ये और एक बीच वाला प्लेन। तो इन तीन प्लेन से मिलकर, तीन अलग अलग सरफेस से मिलकर एक गॉसियन सरफेस बनी हुई है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने तीन अलग अलग सिमेट्री एरियाज ले लिए। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओपी, हम इसको मान लेते हैं ई। अच्छा, इस पर भी इसी डायरेक्शन में, जैसा कि हम गाउस का रूल जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो सेम होगी। अच्छा, अब इस प्लेन के अगर पीछे जाएंगे, इस प्लेन के पीछे के, भाई ये प्लेन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से तो क्या होगा, लाइंस निकल रही होंगी सारी की सारी, तो निकल रही होंगी, तो कुछ लाइन तो ऐसे निकल रही होंगी, तो कुछ लाइन ऐसे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखना चाहें तो दैट इज लाइक दिस। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे, इसको हम मान लेते हैं जैसे डी ए मान लेते हैं। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे डी ए, इसका एरिया वेक्टर ऐसे डी ए। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा फाई इज इक्वल टू। अच्छा, ये जो सरफेस एस है, ये तीन डिफरेंट सरफेस से मिलकर बनी हुई है। इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं और इसको S3। तो ये कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डी ए कोस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई डी ए कोस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 ई डी ए कोस थीटा फाई इज इक्वल टू S1 के लिए। अच्छा, S1 के लिए कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है, तो S1 के लिए देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड अब अगर ये 0 डिग्री हो चुका है तो इसका मतलब फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम, तो दैट इज ई डी ए, कितना होगा, ई डी ए। ठीक है, S2 के लिए देखते हैं, S2 के लिए कितना, कोस 90 और कोस 90 कितना 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 के लिए देखते हैं। S3 के लिए भी क्या, एंगल दोनों का सेम जा रहा है, तो दैट इज ई डी ए। अच्छा, यहाँ से फाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई ई कॉमन लेते हैं, तो इसका डी ए S1 सरफेस के लिए और ई इसके भी कॉमन ले लेंगे तो S3 सरफेस के लिए डी ए। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, सो फाई इज इक्वल टू 2 ई ए, इक्वेशन नंबर 1 बाय गाउस। फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हम मान लेते हैं इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। तो ये सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मान लेता हूँ टोटल चार्ज कितना है क्यू, कैपिटल क्यू, और इसका एरिया मान लेते हैं ए। तो अगर देखना चाहे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं लेता हूँ कैपिटल क्यू लिख देता हूँ, सो फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए ने ए को कैंसिल आउट कर दिया, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट P। अब ग्राफ की बात करते हैं बेटा। तो अगर आप E एंड R के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं तो E और R के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, R, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए क्या इस क्वेश्चन में R आ रहा है, नहीं, तो अगर देखा जाए तो R की किसी भी वैल्यू के लिए E की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो R के लिए E क्या है, कांस्टेंट, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब अगर मान लीजिए आपको E एंड सिग्मा के बीच में बनाना हो तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, 2 क्या है, बचपन से कांस्टेंट, तो E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा,
दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अभी जो हमने देखी होती क्या थी, नॉन कंडक्टिंग, इस बार हम देख रहे हैं वो कंडक्टिंग। तो हमने मान ली एक डी मोटाई की है, विड्थ जो है उसकी डी मान लेते हैं। एक ऐसी हमारे पास प्लेट है, तो ये कुछ ऐसी प्लेट हो जाएगी। इसकी मोटाई कितनी मान ली अपने, डी मान लेते हैं। अब जब आप इस पर चार्ज देंगे तो अपन जानते हैं कंडक्टिंग कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो कंडक्टिंग स्पेयर हो चाहे प्लेट हो, आप जब भी इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो चार्ज कहाँ फैल जाएगा, पूरे पूरे इसके सरफेस पे। तो कुछ तो इसके आगे कुछ पीछे, मगर बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये इस तरह से बिहेव करेंगी जैसे ये दो प्लेट्स रखी हुई है और इन पर क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड आ चुका है या फिर चार्ज आ चुका है। ये जो प्लेट है पूरी पूरी कंडक्टिंग प्लेट, ये कैसे बिहेव करेगी, इस तरह से बिहेव करेगी जिसके बीच के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, ई इन इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करूँगा, इस मोटाई से कुछ कम, इस मोटाई से कुछ कम लेंथ की एक छोटी सी सिलेंडरिकल शेप मान लूँगा। ये क्या हो जाएगा हमारा गाउसियन सरफेस। तो इस गाउसियन सरफेस के स्पीड पॉइंट पर मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। समझ में आ रही है बात। अगेन जब हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर मैं देखना चाहूँ तो ये एक प्लेट की तरह हो जाएगा। सिमेट्री आप पॉइंट लोगे तो हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, पी के अलाउंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हो गई ऐसे, इसके लिए ऐसे, इसके लिए पीछे की तरफ। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। ये गाउसियन सरफेस तीन सरफेस से मिलकर बनी हुई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और एरिया वेक्टर डी है ऐसे। यहाँ पे एक एरिया वेक्टर देखूंगा तो वो ऐसे ई और डी ए। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, तो अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये तीन सरफेस से मिलकर बनी है, तो एस वन ई डी ए कोस थीटा, क्लोज इंटीग्रेशन एस टू ई डी ए कोस थीटा, क्लोज इंटीग्रेशन एस थ्री ई डी ए कोस थीटा। अब S1 इसको मान लेते हैं अपन, इसको S2 और यहाँ पर क्या मान लेते हैं S3। तो S1 के लिए अगर देखा जाए तो मुझे कितना मिल जाएगा, ई डी ए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्लोज इंडिकेशन S1। S2 के लिए देखा जाए तो 90 डिग्री 0, और S3 के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो 0। यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे, ई ए, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब बाय गाउस, गाउस क्या बोलता है, गाउस बोलता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें क्या पता चल रहा है, ये जो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या सरफेस चार्ज, समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या है, प्लेट के ऊपर सरफेस पर है, तो दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, प्लेट का एरिया हो जाएगा। तो इसको इससे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 एंड 2। ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल आउट, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन स्पेयर एट अ पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट पे हमें किसी स्पेयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पता करना है। तो जैसे हम अभी देख चुके हैं बेटा कि जो स्पेयर होगा, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, ठीक है, उसके अंदर चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो स्पेयर हो, इंसुलेटर है और वो होलो स्पेयर है, तो इन तीनों का बिहेवियर एक जैसा ही है। तो हम यहाँ पर एक कंडक्टर के लिए भी बात कर रहे हैं वैसे। अब चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो चाहे वो नॉन कंडक्टर होलो स्पेयर हो, तीनों के लिए एक जैसा एक्सप्रेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक जनरल एक्सप्रेशन कर लेते हैं, उसी से हम इन तीनों को समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये स्पेयर है, कैपिटल आर रेडियस का एक स्पेयर है।
इससे आर डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पी एज्यूम करेंगे। अब इसके लिए 3 केस बन सकते हैं। वो पी पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो हम 3 अलग अलग केसेस के लिए बात करेंगे। समझ में आ रही बात? अब चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो हो, इन दोनों ही केस के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ होगा बेटा, सरफेस पर। तो हम एक स्पेयर मान लेते हैं जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जो कहाँ है, इसकी सरफेस पर। चाहे वो सॉलिड हो, होलो हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग अपना होलो स्पेयर हो, इन तीनों के लिए एक जैसा हो जाएगा। तो केस फर्स्ट की हम बात करते हैं। केस फर्स्ट कौन सा, हम मान लेते हैं ये जो आर डिस्टेंस है ओपी का है आर डिस्टेंस पर, तो हम मान लेते हैं ये जो आर रेडियस है ये क्या है, लेस देन क्या है, स्मॉल आर। केस सेकंड फिर हम देख लेंगे इसी तरह, जब आर क्या हो, कैपिटल आर के इक्वल हो जाए। और केस थर्ड क्या हो जाएगा, इसी तरह स्मॉल आर क्या हो जाए, लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब एक बार पॉइंट आपका कहाँ होगा, इस सरफेस के बाहर, एक बार इस सरफेस पर और एक बार इस सरफेस के अंदर। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं जब आपका पॉइंट ओपी कहाँ है, इस सरफेस से बाहर। तो केस फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं, हम मान लेते हैं एक पी पॉइंट है, वो कहाँ है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्पेयर हो जाएगा ओ से पी की तरफ। अब आप किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो जो होगी वो क्या होगी, अलोंग दी रेडियस। आप जिस भी पॉइंट पे देखेंगे, चाहे इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देख लीजिए, चाहे इधर की तरफ, चाहे नीचे की तरफ, किसी तरफ चले जाइए, तो आपका क्या होगा, अलोंग दी रेडियस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटर डायरेक्शन में। इसको हम मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया डी ए। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, डी फाई, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। तो हम क्या लिख देंगे, ई डी ए को 0 डिग्री एंड दैट मेक ई डी ए, सरफेस के अलोंग कर रहे हैं। अब ई अपना कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्लोज इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ एरिया का। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। अच्छा, आप इन छोटे छोटे एरियाज को अगर जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पेयर। अच्छा, ये जो छोटे छोटे एरियाज को आप जोड़ोगे तो आपको स्पेयर मिलेगा, बाहर वाला बड़ा वाला स्पेयर, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। आपकी रेडियस कितनी जाएगी, स्मॉल आर। सो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बाय गाउस फाई इज इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। सो ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। केस सेकंड की बात करते हैं, जब पी पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पे। तो ये अगर अपना स्पेयर है और ये इसकी रेडियस आर है, तो यहीं पे कहीं पे पॉइंट पी होगा, ये स्मॉल आर हो जाएगी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है। तो अब अगर देखा जाए तो आप गॉसियन सरफेस जो मानोगे वो इसी सरफेस पे होगी एक तरह से। तो मैं डायरेक्ट में चाहूँ तो मैं क्या ले सकता हूँ, ई सरफेस एस लिख देते हैं अपन, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इस वक्त स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। सो दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब केस थर्ड की बात करते हैं। तो देखो केस थर्ड अपने लिए बहुत सिंपल है। केस थर्ड, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। अच्छा, इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये रहा स्पेयर, इस पर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
और इसकी रेडियस कैपिटल आर। आपने मान लिया यहाँ पर कहीं पे पॉइंट पी है, तो आप सबसे पहले गाउसियन सरफेस बनाओगे इसके लिए। ये कुछ ऐसी बनेगी। क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज आ रहा है? क्या इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज आ रहा है? नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर के अंदर होलो स्फेयर, इन तीनों के अंदर ही जो सॉलिड कंडक्टर होगा, चाहे होलो कंडक्टर स्फेयर हो अपना या फिर नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेयर है अपना, इन तीनों ही केस में इनर्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? ई एन इजिकल टू 0। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? ई एन इजिकल टू 0। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। तो ये अपना स्फेयर था, तो अब अगर देखा जाए तो अपन जब तक इसके सेंटर से इसकी सरफेस तक नहीं पहुंचते तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? 0। ये अपन ई और ये अपन आर लेते हैं। अच्छा, ये कौन सा केस है? जब आपका आर क्या है? लेस देन कैपिटल आर। जब आपका आर क्या है? लेस देन कैपिटल आर। अच्छा, इस पॉइंट पे आकर क्या हो रहा है? तो इस पॉइंट पे आके आर इक्वल टू कैपिटल आर हो रहा है। तो यहाँ पर आके क्या मिलता है मुझे? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने मान लिया ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद क्या हो रहा है? तो उसके बाद ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये क्या बन जाएगा आपका ग्राफ। अच्छा, ये कौन सा रीज़न है? जब आपका आर क्या है? लेस देन स्मॉल आर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर या फिर नॉन कंडक्टर स्फेयर। तो जब हम नॉन कंडक्टर को स्फेयर को हम जो सॉलिड है उसको जब हम चार्ज देते हैं तो वो सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा? इसके वॉल्यूम पर। तो हमने मान लिया, हमने क्या करा? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है किसी नॉन कंडक्टिंग स्फेयर पे यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब इसकी रेडियस मान लेते हैं हम अगेन कैपिटल आर। इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं अपन? कैपिटल आर। अब इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट होगा। तो अगेन केस बनेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। केस सेकंड, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। और लास्ट अपना बनेगा केस थर्ड, दैट इज स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो अब अगर इन दोनों केस के लिए देखा जाए बेटा, तो एक बार तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे अपन एज्यूम करेंगे। आप इसके लिए डेरिवेशन करोगे तो आपको ई आउटर जो है वो कितना मिल जाएगा? के क्यू अपॉन रेडियस कितनी? स्मॉल आर, दैट इज r²। जब यहाँ करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल r²। ये तो सिमिलरली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, इसके बाहर वाले पॉइंट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना जो फर्क पड़ेगा बेसिकली वो अपने किस पे पड़ेगा? केस थर्ड पे। तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं? केस थर्ड पे चर्चा करते हैं। ये तो आप चाहें तो कंडक्टर अपना होलो स्फीयर और इनसे भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं। अपन सिंपल बात करते हैं केस। तो हम बात करते हैं केस थर्ड की, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब जो ये पी पॉइंट है वो कहाँ है आपका? इस गॉसियन सरफेस के या फिर इस सरफेस के अंदर। जो आपका पी पॉइंट है वो कहाँ है? इस सरफेस के अंदर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पे वो पॉइंट है। तो जब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस मानेंगे। जिसकी रेडियस कितनी होगी? स्मॉल आर। अच्छा, इस पूरे पे चार्ज कितना है? तो हम मान लेते हैं कैपिटल क्यू। इस पूरे पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। भाई इस पूरे पे अगर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो इस स्फीयर के अंदर तो कम चार्ज होगा ना। तो हम मान लेते हैं इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है छोटे वाले गॉसियन सरफेस के अंदर, इसको हम स्मॉल क्यू मान लेते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए, आपने जैसे ये सरफेस एज्यूम करी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया आपने। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटर और एरिया वेक्टर डी ए भी आउटर। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0 डिग्री सरफेस के अलॉन्ग, दैट इज ई डी ए क्लोज इंटीग्रेशन। आपका ई तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास? ए, ये अपना फ्लक्स। सो फाई इज इक्वल टू ई।
अब एरिया किसका, छोटे वाले स्पेयर का, दैट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन बाय गाउस, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज। अच्छा, गाउसन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना मान रहे हैं हम, स्मॉल क्यू, सो स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 and 2, दैट इज E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, सो E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो गया आपके पास आंसर, मगर ये अपना भी परफेक्ट आंसर नहीं हुआ है। अब Q की वैल्यू मेरे पास नहीं है चार्ज की, भाई आपको ये थोड़ा ना पता है कि आपने गॉसियन सरफेस जो मानी उसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा होगा, तो आप इस Q को क्या करेंगे, रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही बात। अच्छा, रिप्लेस कैसे करेंगे, आपको पता है टोटल चार्ज कितना है Q। अच्छा, ये पूरा चार्ज क्या है पूरे वॉल्यूम में, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, तो मेरे हिसाब से 1 यूनिट के अंदर कितना हो रहा होगा, कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रही बात। अच्छा, 1 यूनिट के अंदर इतना निकल गया, तो क्या मैं इस छोटे वाले वॉल्यूम के अंदर निकाल सकता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब इंटू पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे तो ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, Q आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। तो अब अगर मैं चाहूँ तो ये मेरे पास स्मॉल Q की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू K कैपिटल Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, ये टर्म चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो अब अगर देखा जाए तो स्मॉल आर की वैल्यू पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो देखो ग्राफ के अंदर अपने पास क्या है, E इन इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। सरफेस पे कितना है अपने पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आउट में कितना है अपने पास आउटर सरफेस पे, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए यहाँ से E और R में रिलेशन, तो ये तो क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तक तो प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर, तो दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर और E इज प्रोपोर्शनल टू R। ये अपने पास क्या हो जाएगा ग्राफ।